बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बार फिर आपकी खदमत में हस्ब मामूल हिदायत स्टूडियो से हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेहमान डॉक्टर हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हेल्थ अवर। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम आपकी हेल्थ अवेयर्स के लिए हम हर सैटरडे आपकी खदमत में होकर हाजिर होते हैं। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं आपकी सेहत से मुतालिक उनको चूज़ करते हैं और स्पेशलिस्ट गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। इस प्रोग्राम में हमारी यही कोशिश होती है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बातें बताएं और उससे मुतालिक जो भी कोई सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा है तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उससे मुतालिक फ़ोन उठाएं, हमसे सवाल मिलाएं। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन कि ये जो प्रोग्राम है लाइव एक्टिव प्रोग्राम है, इसमें आप किसी भी ज़बान में फ़ोन करके हमसे सवाल कर सकते हैं, चाहे उर्दू में करें, सिंधी में करें, पंजाबी में या इंग्लिश में, और ये हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों का जवाब दें। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जहनी बीमारियाँ जिसको उर्दू में कहते हैं या मेंटल इलनेस। जहनी बीमारी इतनी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉमन बीमारियाँ हैं और डे टू डे मोस्टली किसी न किसी फैमिली के अंदर किसी न किसी शख्स को या उनके रिश्तेदार को कोई जहनी बीमारी और उससे मुतालिक वो जहनी मरज़ में मुब्तला होता है। तो उस पर बात करने के लिए आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया हुआ है। हमारे स्पेशल गेस्ट स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। डॉक्टर शाहिद साहब आपको वेलकम कहते हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, डॉक्टर कुरैशी साहब जो हैं वो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं और इनकी जो मेन स्पेशलिटी है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इनका स्पेशल इंटरेस्ट है। ये लैंकाशायर NHS हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट में जो है वो कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो डॉक्टर अब्बास आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया कि मैं आपके साथ बैठकर आपके सामईन के साथ जहनी बीमारियों के मुतालिक बात करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि आपके सामईन भी इस प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लेंगे। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे जहनी बीमारियों के ऊपर, जैसे कि मेंटल इलनेस काफ़ी कॉमन है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जहनी बीमारियाँ कितनी किस्म की होती हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस है। थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को ज़रा आसानी के लिए इसमें डिफ्रेंशिएट करके बताइए कि एंजाइटी, डिप्रेशन और फिर मेंटल इलनेस पर। मेनली हम आज बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर, क्योंकि आपकी ये स्पेशलिटी है और आप इसमें जो है एक्सपर्ट हैं इसके, तो हम उस पर बाद में आएंगे। लेकिन थोड़ा सा कि जनरल क्या कौन कौन सी जहनी बीमारी या जिसको मेंटल इलनेस में जो चीज़ें शामिल होती जी, आपने फरमाया कि आपको आपके सामईन के साथ मुख्तलिफ जहनी बीमारियों के मुतालिक बात की जाए, और उसके अलावा आप ख़ास तौर पे आज बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर। दर हकीकत आजकल जहनी बीमारियां इस तरह से आम हैं जिस तरह से खांसी, नज़ला या ज़ुकाम होता है। लेकिन अगर उनको हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करें तो मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं या जिनको जहनी बीमारी कहा जाता है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, जो मुख्तलिफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं जिनमें एंग्जाइटी है, फोबिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस है, स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर है, अफेक्टिव डिसऑर्डर हैं जिनको मूड डिसऑर्डर कहा जा सकता है, जिनमें डिप्रेशन और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, साइकोसिस है। साइकोसिस में जिस तरह से आपने फरमाया कि आज आप स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर बात करेंगे, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा भी डिलूजनल डिसऑर्डर्स हैं, पैरानॉइड साइकोसिस है और बहुत सारी बीमारियां आजकल के माशरे में जो नशावर चीज़ें हैं उनकी वजह से होती हैं। जिस तरह से आपने फरमाया कि आज आप स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर बात करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स या उस जैसी प्रेजेंटेशन बहुत से नशावर चीज़ों की वजह से या शराब के ज़्यादा मकदार के इस्तेमाल की वजह से भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे कि आपने कहा कि हम बात कर रहे हैं शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर, तो ये बताएं कि ये कौन लोग हैं जिनको शिज़ोफ्रेनिया होता है? स्किज़ोफ्रेनिया कौन लोग हैं, ये किसी को भी हो सकता है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से पता चला है कि किसी भी एक वक्त में तकरीबन 1% पूरी पॉपुलेशन की जो आबादी है उनमें से 1% लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है। अच्छा, अब ये कौन लोग हैं? स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही सीरियस मेंटल इलनेस है जो ख़ानदानों में होती है। कुछ फैमिली डिस्पोजिशंस होती हैं। जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उनमें
फैमिली की डिस्पोजिशन है, फैमिली की अपब्रिंगिंग है, बचपन के आपके एक्सपीरियंसेस हैं, या आजकल की स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, या कुछ स्टडीज में से ये भी पता चला है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर जब होता है वो किस महीने में पैदा हुआ, या उसकी वालदा जो है जब उसको बच्चे को पेट में रखे हुई थी तो उस वक्त वो कौन सी क्या यानी कि चीज़ों के साथ उनका यानी कि मम को कौन कौन से स्ट्रेस थे, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर से, या मम ने क्या उनसे ड्रग्स या दवाएं खा रही थी, जिसकी वजह से बेबी के कंजेनिटल इफेक्ट है उनके जहन के ऊपर। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप जी। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, हम जो है नंबर लाइन्स हमारी अब खुल चुकी हैं। आप जो है मेंटल शिज़ोफ्रेनिया से मुतालिक हम ये अभी तक डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, आज जिससे तफसील से बात करेंगे, तो आप नंबर मिलाएं और सवाल करें अगर आपकी फैमिली में किसी को शिज़ोफ्रेनिया है। कहते हैं कि जो शिज़ोफ्रेनिया तकरीबन 1 in 100 लोगों में से हर एक आदमी को शिज़ोफ्रेनिया है कॉमन, और ये डेटा है जिसके अंदर से तकरीबन जो लोग हैं मोस्ट कॉमन जो इसकी उम्र है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 15 से 25 15 to 25 ईयर्स के जो मैन हैं, मर्द हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके अंदर 25 to 35 ईयर्स की जो वीमेंस हैं उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा कॉमन है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स के ऊपर बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के, तो हमारे नाज़रीन को ज़रा सिंपल बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इसकी जो अलामात होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि एक बहुत ही सीरियस मेंटल इलनेस है, इसके अगर डिवाइड किया जाए इनके सिम्टम्स को तो एक सिम्टम्स कहलाते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स और एक सिम्टम्स कहलाते हैं नेगेटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम्स जो हैं उनमें इंसानों को आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनको आम मफहूम में अंग्रेज़ी में या तिब्बी जो उसका टर्म है हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। और हेल्यूसिनेशन सिर्फ आवाज़ें सुनाई देना नहीं है, हेल्यूसिनेशंस दिखाई भी देती हैं चीज़ें जो उस वक्त मौजूद नहीं होती। कुछ लोगों को स्मेल यानी कि होती है जो स्मेल दूसरे लोगों को नज़र नहीं आती। कुछ लोगों को महसूस होता है जिस तरह से उनको किसी ने टच किया हो, अच्छा, लेकिन वो भी यानी हकीकत में नहीं होता। उसके अलावा लोगों को ये महसूस होता है कि उनके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें हो रही हैं, लोग रिश्तेदार फैमिली मेम्बर्स उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। उसके अलावा एक तीसरा सिम्टम है जो पॉजिटिव सिम्टम है जिसको कहते हैं थॉट डिसऑर्डर। उसमें इंसान के सोचने समझने की जो है ना कुव्वत उसके ऊपर असर पड़ता है। उसमें इंसान ये समझता है कि शायद उसके दिमाग को किसी और चीज़ ने कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ तक कि इंसान शायद ये महसूस करे कि उसकी ज़बान और उसका जिस्मानी हरकत जो है वो भी कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरी पावर इस्तेमाल कर रही है। इसमें यह भी इंसान को महसूस होता है जिससे उसका ख़यालात या सोच के ऊपर किसी दूसरी यानी कुव्वत ने बाहर की कुव्वत ने कंट्रोल किया हुआ है। या कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि उनके अपनी ख़यालात जो हैं वो दूसरे लोग सुन सकते हैं या उनको क्या कहते हैं कि पढ़ सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी महसूस होता है लोगों को कि रेडियो और टेलीविज़न के ऊपर जो बातें हो रही हैं वो उनके मुतालिक हो रही हैं, या अखबार में जो चीज़ें छप रही हैं वो उनके मुतालिक बात हो रही है। जहाँ तक नेगेटिव सिम्टम्स का ताल्लुक है उसमें क्या कहते हैं कि इंसान बिल्कुल जिस तरह से डिप्रेशन में सिम्टम्स होते हैं कि इंसान दिलचस्पी छोड़ देता है, उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होती, उसकी क्या कहते हैं अपीयरेंस एक ख़ास किस्म की हो जाती है, यानी इसको बहुत ही इंसान ढीला ढीला खुद को सेल्फ निगलेक्ट रखता है। उसका इफेक्ट जो है ना वो ब्लंट उसके चेहरे से आप देखकर ये महसूस नहीं कर सकेंगे कि क्या वो क्या सोच रहा है या किस तरह से देख रहा है। जिसमें अक्सर बैठा हुआ है बिल्कुल बुत की तरह, फेशियल एक्सप्रेशन कम हो गया है, या कम्प्लीटली अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, किसी से बात नहीं कर रहा, कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, तो ये जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स। आपने बहुत ही अच्छा यानी कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आइसोलेट किया हुआ है। इसमें सोशल विथड्रॉल एक बड़ी अहम चीज़ है कि इंसान में ये दिलचस्पी नहीं रहती कि वो दूसरे लोगों के साथ मामलात रखे। उसकी वजह से एक ख़ास लफ्ज़ है कि सोशली इंसान ड्रिफ्ट हो जाता है, अपने ख़ानदान से दोस्तों से बिल्कुल ही अकेला रहने लगता है, उसको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। जिस तरह से कभी कभी सोशल फोबिया में या डिप्रेशन में भी इंसान अलग हो जाता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसका दिल चाहता है कि वो दूसरे लोगों के साथ मिले। स्किज़ोफ्रेनिया में वो
चाहत ही इंसान की ख़त्म हो जाती है कि दूसरी दुनिया के साथ वो अपने मामलात रखे। तो बिल्कुल ही डिटैच जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल ही जिस तरह घर के यहाँ इंग्लैंड में घर होते हैं कि भाई डिटैच घर हो, सेमी डिटैच घर है, बिल्कुल ही डिटैच घर की तरह सोशल कम्युनिटी, बिल्कुल सोशल कम्युनिकेशन आपको डिटैच कर लेता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल कंप्लीटली डिटैच कर लेता है। नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि शिज़ोफ्रेनिया जो बहुत ही मैं ख़तरनाक तो ना कहूँ, लेकिन बहुत ही कॉमन, डॉक्टर साहब ने कहा कि काफ़ी कॉमन ये जहनी बीमारी है। जैसे कि डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि तकरीबन हर 100 लोगों में 1 लोगों को डिमेंशिया अपना शिज़ोफ्रेनिया होता है। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया के असबाब के ऊपर डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसके बेशुमार असबाब हैं, कुछ फैमिली रीजंस हैं, कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स हैं, उसके अलावा आपके बच्चा माँ के पेट से लेकर के पैदा होने से लेके और अब तक जब तक उसकी नशोमा हो रही है, किससे फैमिली इन्वायरमेंट से, बेशुमार इसके असबाब होते हैं जो आपके जहन के ऊपर मुख्तलफ़ टाइम्स के अंदर और मुख्तलफ़ तरीक़ेकार से आपके जहन को इफ़ेक्ट करते हैं। और कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके जहन के ऊपर इंतहाई मुज़िर इफ़ेक्ट पड़ता है और आप जो है उस जहनी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ आजकल जो है कुछ ड्रग्स वगैरह जैसे कि कैनाबिस, जो हमारी यंग जनरेशन में डॉक्टर साहब बहुत कॉमन हो गया है कि लोग जो है कैनाबिस स्मोकिंग, इसका बहुत रिवाज आम हो गया है, वीड्स पीने का। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें जो वीड्स हैं और जो कैनाबिस है, इसका क्या शिज़ोफ्रेनिया है, मेंटल इलनेस से इसका क्या ताल्लुक है? इस पर ज़रा सा थोड़ा सा रोशनी डालें। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। दरअसल ये है कि नशावर चीज़ें जो हैं माशरती तौर पर कुछ माशरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और हर इंसान जो उनको इस्तेमाल करता है वो किसी ख़ास बीमारी का यानी कि विक्टिम नहीं होता। लेकिन हमने ये देखा है कि जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कैनबिस का आपने जिक्र किया, कैनबिस के अलावा बहुत सारी आजकल जो फैशनेबल ड्रग्स हैं जो नौजवान लोग क्लब्स में या शाम के टाइम पर शराब के साथ इस्तेमाल करते हैं कि वो समझते हैं कि उनके साथ वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। उनमें से कुछ लोग जिनको हम कहते हैं कि वल्नरेबल या ससेप्टेबल लोग होते हैं, जिनमें ये रिस्क होती है कि वो मेंटल इलनेस डेवलप कर लेंगे, उन लोगों में बिल्कुल वैसे ही असबाब और निशानियां पाई जाती हैं जिस तरह से किसी शख्स को जिसको उन दवाइयों के अलावा स्किज़ोफ्रेनिया हो। तो बिल्कुल इंसान दिलचस्पी खो देता है, वो समझने लगता है लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, और यहाँ तक कि नौजवान लोग जिस वक्त ये महसूस करते हैं लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, तो वो न सिर्फ ख़ुद को लेकिन दूसरे इंसान को भी क्या कहते हैं कि उस वक्त ख़तरे में डाल सकते हैं। और उसके अलावा वो समझते हैं कि भाई पुलिस उनके ख़िलाफ़ है, पड़ोसी उनके ख़िलाफ़ है, उनको ये लगता है कि उनकी बेगम या उनकी पार्टनर या उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ यानी कि धोखा कर रही है, तो वो उस दूसरे शख्स के लिए भी क्या कहते हैं खतरे का सबब बन सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए जो दिमागी बीमारी कर सकती हैं, और उसके अलावा किसी भी आपके रिश्तेदार में, दोस्त में, भाई में अगर आपने महसूस किया कि इस तरह की निशानियां पाई जाती हैं तो उनको फ़ौरन ही डॉक्टर के साथ रब्ता करें कि फ़ौरन ही उनका इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब, हमारी कम्युनिटी में अक्सर जब वो इस तरह की चीज़ें आती हैं कि अचानक से नॉर्मल बच्चा, मेरे एक्सपीरियंस में एक पेशेंट था, यंग लड़का 20-22 का, वो जो है कम्प्लीटली जैसे आपने बताया कि शिज़ोफ्रेनिया के विड्रॉल सिम्टम्स हैं कि उसको आवाज़ें आ रही हैं, कमरे में रात को खड़ा हुआ है और जनाब विंडो खोल रहा है और सांस में तकलीफ इसको हो रही है, और लोगों को कहता है जी कोई बंदा मेरे कमरे में आ रहा है, यहाँ अभी खड़ा हुआ था, जैसे आप बता रहे थे अभी हेलुसिनेशंस की। जब मैंने उनके पेरेंट्स मेरे पास लेकर उसको आए और उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब इसे देखें, मैंने उसको असेस किया मेंटल से, तो मैंने कहा उसको कि इसको जो जहनी बीमारी है, तो वो कहने लगे नहीं जी जहनी बीमारी वो नहीं, हमारी कम्युनिटी में ये बड़ी कमी है अवेयरनेस की डॉक्टर साहब। इसके मैं ख़ास तौर से आपसे इस पर कहूँगा कि चूँकि आपकी स्पेशलिटी है कि इस पर आप जोर दें कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए। तो उन्होंने कहा, माँ बाप ने कहा कि जी एक कॉलर डॉक्टर साहब आ चुके हैं, कॉल ले लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं सर? डॉक्टर साहब मैं ब्रेफुल से बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ ये जो बात है आप कह रहे हैं यही मुझे भी प्रॉब्लम है। जी 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 पता, क्या नाम है आपका और कितनी उम्र है आपकी? मेरा शाहजहान शाह नाम है और मेरी उम्र तकरीबन 50 साल है। जी जी, तो क्या सिम्टम्स हैं आपको ज़रा बताएं थोड़ा। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब दें इसका और हेल्प करें आपकी। ये जो बातें डॉक्टर साहब कर रहे हैं यही सब कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में आती है, ऐसे ही आता है, और मुझे तो 25 साल से नींद भी नहीं आती।
अच्छा। और हर वक्त दिमाग पे प्रेशर रहता है, बैठे पसीना आ जाता है, रात को सोते वक्त भी बहुत पसीना आता है। जी जी। तो मैं डॉक्टर को सब कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर तो कुछ भी नहीं करते। इधर के डॉक्टर तो बस गोलियां देते हैं और बोलते हैं कि ये खाओ, इससे बेहतर होगा बेहतर होगा। मैं तो 25 साल से ये गोलियां खा रहा हूँ डिप्रेशन की। अच्छा, ये बताएं अपना शादा भाई कि आपको जो ये आवाज़ें हो सुनाई देती हैं, ये लोग नज़र आते हैं आपके कमरे में, इस तरह की कोई फीलिंग्स होती हैं आपको? जी जी जी। तो आपको अपने डॉक्टर्स के पास या मेंटल हेल्थ किसी साइकियाट्रिस्ट ने आपको देखा है इसमें सिलसिले के लिए? जी 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 जी। पहले तो लोगों ने मुझे बहुत साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजा, लेकिन कोई हेल्प नहीं हुई। मैं बहुत गोलियां दवाइयां खा कर अभी तो मैं आपको क्या बताऊं कि रात को भी और दिन को भी मेरे कान में आवाजें आती हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो ये 4-5-6 हफ्ते में आवाज, अभी तो मेरे कान को भी बहुत, दोनों कान को बहुत सिर्फ कोई इन्फेक्शन हुआ है इस तरह महसूस हो रहा, हुआ भी है इन्फेक्शन। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना यहाँ के डॉक्टर बोलते तो है कि यहाँ के डॉक्टर करते हैं कि आपकी सॉर्ट आउट करते हैं, ऑनेस्ट टू गॉड मेरी तो कोई हेल्प नहीं इन लोगों ने। शादा साहब, मैं वेरी सॉरी टू हियर, बड़ा अफसोस हुआ है आपको कि आपको बैड एक्सपीरियंस है। ऐसी बात नहीं है। 25 साल से 87 को मुझे स्टार्ट थी, 87 में। जी जी जी। तक ऑनेस्ट में जवान आदमी में बहुत पता चलता है कि मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। तो दवा का नाम पता है आपको? क्या दवा खा रहे हैं और कौन से स्पेशलिस्ट के अंडर आपकी केयर हो रही है? जो दिमागी डॉक्टर हैं वो आपका इलाज कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये डॉक्टर ही अपटर्मरीन जो गोली है ना वो दे रहे हैं। क्या गोली का नाम लिया आपने? वो गोलियां दे रहे हैं बस। वो तो नाम क्या बताया है आपने? गोली का दवा का क्या नाम बता रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एक मिनट। एमिट्रिप्टालिन। जी जी। अच्छा अच्छा, एमिट्रिप्टालिन। नहीं, और इसके अलावा कोई और दवा कुछ नहीं खा रहे हैं आप? नहीं, और कुछ नहीं खा रहा। तो आपका जो अपना डॉक्टर है जीपी, उसने दिमागी डॉक्टर को, जो स्पेशलिस्ट होते हैं साइकियाट्रिस्ट, उनको नहीं रेफर किया है? वो पहले किया था, अभी तो कुछ नहीं कर रहे। अभी तो 10 साल हो गए, ये खुद यही बोलते हैं ये दवाइयां खाओ, और गोलियां खाता हूँ। रात को 3 गोलियां भी की, 25 मिल वाली। अच्छा, मैं आपकी कॉल डॉक्टर साहब से डायरेक्ट आपकी बात करा देता हूँ। गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, ठीक है। तो मैं और अल्लाह को भी याद करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ 5 वक्त, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिस तरह आपने रखा है, शुक्र है आपका। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना है? ज़ाहिर है मैं कोई सवाल तो नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये तो मैं किसी कंसल्टेशन में तो इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जिस तरह डॉक्टर अब्बास ने आपसे फरमाया कि आप अपने जीपी से मशवरा करें और उनसे कहें कि वो उनको स्पेशलिस्ट की तरफ भेजें। जो एमिट्रिप्टालिन दवाई आप ले रहे हैं वो दरअसल एंटी डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन के लिए। और जहाँ तक जब मैं बात कर रहा था डॉक्टर साहब के साथ साइकोटिक सिम्टम्स की, तो कभी कभी डिप्रेशन में भी साइकोसिस हो जाता है। तो उसके लिए ये लाजमी है कि आपका डॉक्टर आपको असेस करे और उसके लिए आपको सही दवाई तजवीज़ करे। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपका जीपी जो है वो अगर मेंटल हेल्थ में एक्सपर्ट नहीं है तो उनसे गुजारिश करें कि वो आपको स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र करें, और स्पेशलिस्ट आपको सही मशवरा दे सकेंगे और वो आपको असेस भी कर सकेंगे। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं सवाल पूछूं, तो मैं जानबूझकर इन सवालों से इज्तनाब कर रहा हूं। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है कि मैं कोई क्लिनिक नहीं चला रहा। मैं चाह रहा हूं कि इस तरह के सवाल के जवाब दूं कि जिससे पूरे लोग जो है ना, जो भी सुनने वाले सामीन हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया शादा भाई आपका। मुझे इंतहाई अफसोस है कि आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यहाँ इस प्रोग्राम में चूँकि हम आपको दवाएं या इलाज तो नहीं बता सकते, ये सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अगर अपने मौजूदा डॉक्टर जीपी से खुश नहीं हैं, अगर वो आपको आगे रेफ़र नहीं कर रहा और आप समझते हैं जैसे कि 20-25 साल से आप सफ़र कर रहे हैं और आपको जो है वो सही हेल्प नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं भी ख़ुद डॉक्टर हूँ, जीपी हूँ, मेरे पास भी तकरीबन 3,500 पेशेंट्स हैं। तो ये चूँकि मैं एज ए जीपी मेरी स्पेशलिटी नहीं है और मैं इस चीज़ को बेहतर नहीं समझ पाता इस बीमारी का, ना मैं इसका इलाज ठीक तरीके से कर पाता हूँ, तो हम उनको डेफिनेटली जो जहनी जो स्पेशलिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, यहाँ पर बेशुमार स्पेशलिटी और डिपार्टमेंट हैं और जहनी बीमारियों की भी सब स्पेशलिटीज़ हैं।
जैसा कि डॉक्टर साहब हमारे मौजूद हैं, कॉग्निटिव थेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं, तो उसमें आप अपने डॉक्टर से जाके बात करें, उनसे कहेंगे जी देखें जो दवा आपने दी हुई है मुझे, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो लिहाजा आप मुझे जहनी डॉक्टर के साइकियाट्रिस्ट को मुझे रेफ़र करें ताकि वो प्रॉपर आपको असेसमेंट करके और आपको जो है वो उसका इलाज करें। तो यही मैं कह सकूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत। एक और कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सिस्टर कहाँ से? मुशीदाबाद। मेरा बेटा है 11 साल का और उसको ये है कि ये दिन के पैदा होने के बाद 8 दिन के अंदर उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा। और उसका यानी कि ऐसा था कि बिल्कुल ही वो इमरजेंसी कैफियत में उसको लेके गई थी। सऊदी अरब पैदा था मदीना मुनव्वरा में, तो वहाँ उन्होंने उसको जिंदगी बहाल करने के इलेक्ट्रिक शॉट दिए थे। अच्छा। और जिससे उसका ना दिमाग ही कोई कमजोरी हो गई है। अब उन्होंने फिर जब रिपोर्ट बनाई यानी बच्चा तो ठीक हो गया और उसको ऑपरेशन भी हुआ, यानी कि उसके हार्ट का ऑर्टर वेन बंद हो गई थी, उसको किया यानी कि 1.5-2 साल तक उसको हार्ट की मेन प्रॉब्लम रह गई। अच्छा। वो ठीक हो गया 2-4 साल तक। अब उसको आसमा होता है, लेकिन मैं बात ये करना चाहती हूँ कि उससे ये हुआ कि बच्चे का कमजोर हो गया जहन। अब वो एजुकेशन में भी बहुत यानी पीछे है। अभी 11 साल की उम्र है लेकिन वो सही तरह से लर्न नहीं कर पाता, अभी तक बच्चों वाले वर्ड सीख रहा है। और ये कहना कि नफ्सियाती मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, जैसे जो बच्चा उसको स्कूल में जो कुछ कहता है वो वैसे ही करता है। अभी रिसेंटली मेरे साथ बच्चे के साथ क्या हुआ है, लास्ट वीक में किसी बच्चे ने उसको कहा है कि कोई रबर चैलेंज है वो तुम कर सकते हो, अपने हाथ के ऊपर रबर को यानी कि घिसते रहो 2 मिनट तक। मैं बहुत ही इस चीज को फील कर रही हूँ 2-4 दिन से कि मेरे बच्चे ने उसके कहने के ऊपर अपने हाथ के ऊपर रबर को 2 मिनट तक घिसता रहा और उसका हाथ की स्किन छिल के गया। वो जब मैंने तक उसको स्कूल में देखा, जब यानी कि स्कूल ऑफ हुआ, मैं इसको लेके आई थी, तो वो ये नहीं सैड फेस बना के कहता कि मामा उनका कसूर नहीं है, मैंने खुद चैलेंज को लिया था। मैं कहना चाहती हूँ इस तरह की जो केसेस होते हैं, बच्चे इतना भी नहीं समझ सकता कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे हर्ट होगा, मुझे पेन होगी, तो मैं इसके लिए क्या कहूँ और स्कूल वालों को क्या कहूँ जाके। जी। आप कहाँ सऊदी में हैं? आपका बच्चा वहाँ सऊदी में? सऊदी में हुआ था बोर्न, लेकिन मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 5-6 साल से यहाँ रह रही हूँ। बच्चा भी यहीं पे यानी कि एजुकेशन ले रहा है। तो आपके बच्चे की उम्र कितनी है सिस्टर? 12 साल तक 12 साल में है। अच्छा, तो यहाँ आपके डॉक्टर ने, जीपी ने उनको भेजा है जो बच्चों की स्पेशल जो मेंटल असेसमेंट होती है जिसमें ऑटिज्म है, बिहेवियर है, कुछ बीमारियां होती हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज वगैरह, उसकी असेसमेंट हुई है उसकी? उसको जैसे एजुकेशन की हेल्प मिलती है, बिहेवियर के लिए भी कुछ यानी कि स्पेशल मेरी हुई थी अपॉइंटमेंट वगैरह, लेकिन वो कहते हैं बिहेवियर इसका बिल्कुल ठीक है। पहले कुछ था बच्चे के साथ नोटीपन था उसका, यानी कि शरारतें करना और यानी कि लिसन न करना टीचर को, लेकिन अब ये है कि इस तरह की कोई शरारतें नहीं है, लेकिन बच्चे के अपने अंदर मुझे लगता है बहुत सी कमजोरियां रह गई हैं, अभी भी हैं, और वो चाहता है कि बस खेलता रहूं एजुकेशन के, हम उसको फोर्स करके लेके आना चाहते हैं कि वो कुछ पढ़े, कुछ लर्न करे। अभी से तो ट्यूशन गया हुआ है, मुझे ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरा प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो बताएं कि मैं जीपी क्या कहूँ। जी नहीं, आप परेशान हो सिस्टर, डॉक्टर साहब से आप पूछते हैं तफसील से। और डॉक्टर साहब पूछें, आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, अम्मी के लिए भी कुछ मसला है, ऑफ एयर बात करना चाहती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ? जी जी, जरा बेटे के बारे में डॉक्टर साहब कुछ सवाल करेंगे आपसे, वो बता दीजिए, फिर वालदा के बारे में पूछिए। आपका बच्चा, आपने फरमाया कि 11 साल का है और वो सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ था, और पैदा होने के बाद उनको कोई दिल की तकलीफ थी तो उसकी वजह से उनको शॉक ट्रीटमेंट दिया गया, और अब आप फरमा रही हैं कि उनको स्कूल में समझने और पढ़ने में दिक्कत है, और वो दूसरे बच्चों के साथ, एक तरह से आप कह रही हैं कि दूसरे बच्चों के मुकाबले में शायद तो थोड़ा सा मासूम है और वो आसानी से उनकी बातों में आ जाता है। ये बातें सुनकर मुझे, अब जाहिर है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब ने, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, वो तो आजकल इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब ये कि आपके बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं और आपके बच्चे की स्पेशल असेसमेंट होनी चाहिए। उसके आप 2 तरीके कर सकती हैं। तो स्कूल को कह सकती हैं कि आपके बच्चे का एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से उनका असेसमेंट करवाया जाए, और दूसरा आप अपने जीपी से मशवरा करके बच्चे को आपके लोकल चाइल्ड साइकियाट्रिक सर्विसेज जो हैं वहाँ पर रेफ़र किया जा सकता है। आपने शरारत का भी जिक्र किया कि पहले शरारती था, अब नहीं है, तो अब जाहिर है कि बच्चे का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, जिसमें ADHD एक चीज़ है या दूसरा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स है, उन चीज़ों का असेसमेंट होना चाहिए। उसके लिए मेरा मशवरा ये कि आप अपने स्कूल से रब्ता करें और अपने GP से रब्ता करें।
वो इसलिए ये हुआ था कि जब मैं मदीना में थी, ये बहुत यानी कि 2 महीने तक बहुत सिक रहा था, तो इसकी फाइल जब आप पढ़ रहे थे उसमें ये लिखा था कि डॉक्टर ने खुद इस बात को यानी कि माना है कि हमसे इसकी जहर का कोई नुकसान हो गया है। बच्चा बाय बर्थ नहीं था ऐसे, तो ठीक था, लेकिन आरबी का जब बेबी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो यानी कि उसको बहुत नीला हो गया था ये, तो जब उन्होंने इसको दिया तो उन्होंने कहा कि जहर का कोई नुकसान हो गया हमसे, लेकिन हमें बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए करना पड़ा। और फिर उसका यानी कि बहुत ट्रीटमेंट हुआ, उसके लंग्स में प्रॉब्लम थी, उसका जिनके बहुत सा हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि या उनसे जो भी नुकसान हुआ उसी वजह से उसका ज़हन कमजोर है, अभी तक ये सही वर्डिंग और सेंटेंस नहीं बना सकता, नहीं पढ़ सकता। ये तो खैर मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आप शॉक ट्रीटमेंट की बात करें, मैं तो सिर्फ अखज़ ही कर सकता हूँ, अज्यूम कर सकता हूँ कि शायद उन बच्चे को कार्डिक अरेस्ट हुआ और उनके सीने के ऊपर उनने यानी कि कार्डिक रिवाइव करने के लिए, उनका दिल को फिर चलाने के लिए किया हो। और जब ऐसे होता है तो कभी कभी दिमाग को ऑक्सीजन जो है ना वो सही नहीं पहुंचती, और हो सकता है कि उसकी वजह से उस वक्त कोई नुकसान हो, लेकिन जाहिर है कि इस बात के ऊपर मैं कोई भी यानी कि कमेंट नहीं दे सकता। जीपी से बात करेंगे तो जीपी आपको उसका तफसील से यानी कि जवाब भी दे सकते हैं, और जीपी के पास टाइम कम होता है, तो इसलिए आप जीपी को कहें कि भाई आपको एक की जगह 2 यानी कि 2 अपॉइंटमेंट दे दें, तो आप तफसील से इस बात को उनके साथ बात कर सकें। और जब आप साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे या चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे तो हो सकता है कि वो तफसील के साथ बच्चे को भी असेस करेंगे और आपके साथ भी बात करेंगे, और वो बेहतर पोजीशन में होंगे कि आपको इसका सही जवाब भी दे सकें और सही मशवरा भी दे सकें। शुक्रिया सिस्टर, आपका कॉल का बहुत बहुत। डॉक्टर साहब ने आपको काफ़ी तफसील से बताया मिस्टर अब्बास के ये जो यहाँ रीज़न तो बताना हमारे लिए खासा मुश्किल है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसको जो है दिमाग को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सेरेब्रल इस्कीमिया या ऑक्सीजन की कमी हुई हो कार्डियक अरेस्ट के दौरान में, और उसकी वजह से उसके जहन की डेवलपमेंट के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ गया हो, और उसकी वजह से जो है वो उसकी डेवलपमेंट कंटिन्यूसली जो है इफेक्ट हो रही है। इसके लिए यहाँ बेशुमार हेल्प्स अवेलेबल हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके स्कूल के थ्रू, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के थ्रू या चाइल्ड स्पेशलिस्ट चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र करवाएं, और उसमें स्पेशल नीड्स स्कूल की हो सकता है, उसको जो स्कूल होते हैं स्पेशल, जहाँ इस तरह के बच्चे जो ज़हनी कमज़ोर हों या उनको स्पेशल नीड्स होती हैं, तो उनके लिए स्पेशल टीचर्स वगैरह एलोकेट करते हैं। और तो उसमें यह है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिसेस अब्बास हेल्प्स अवेलेबल हैं। आप अपने डॉक्टर से जीपी से रब्ता करके डबल अपॉइंटमेंट लेके उसको जो स्पेशलिटीज़ हैं वहाँ रेफ़र करवाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि उसको जो है इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। एक कॉलर मौजूद हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है शायद। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं अपनी बात के ऊपर। हम बात कर रहे थे टॉपिक इसके सिम्टम्स के, शिज़ोफ्रेनिया के, तो आपने काफ़ी तफसील से सिम्टम्स। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? सॉरी, आपके ज़रा ज़ोर से बोलें, आपकी आवाज़ नहीं ठीक से आ रही है, ज़रा ज़ोर से बोलिएगा प्लीज़। हेलो जी, अब बेहतर है जी, बताइए नाम और कहाँ से बोल रहे हैं? Well, my name is Yasser. Okay. Where are you calling from, Yasser? Bradford. Okay, what's your question, brother? You know, your mental illness, yeah, it comes under space dish law, yeah, and that space dish is playing mental insane games, yeah, with the ears, photographic, and it's hiding away in your doctor's system. And I've got this program going about, gone to your doctors, yeah, and he's come up with mental insane. What's your question, brother? Yeah, because how does the space dish come into your mental insane in the doctors? Do you have any question? Do you want to ask any question from us? Yeah, because there's loads of question about it. Because how can a space dish come up in the law of your doctor into mental insane? Brother, thanks for your call. I think it's just a little bit. Well, Yasser appeared quite distressed, and I think he probably is not well. Yeah. We got another caller. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से सिस्टर? जी, मैं मिसिज अली बोल रही हूँ बर्मिंघम से। जी मिसेज अली मुझे जी। आपका प्रोग्राम देखकर मुझे थोड़ी सी अपने बारे में हुई है। जी जी मुझे जी। ना अचानक मेरे सर को कुछ होता है, ऐसे लगता है कि मेरा दिमाग ना घूम गया है। जी तो मेरे जी। कानों में कुछ होता है, तो बैलेंस मेरे दिमाग का सही नहीं रहता।
तो ये मैं सुनकर अभी मैंने कहा मैं भी सवाल करूं कि मुझे इसका क्या करना चाहिए। एक बार मैं जीपी के पास गई थी तो उन्होंने कुछ नोटिस नहीं लिया। उससे मैंने कहा मेरा सर ऐसे घूमा कि मैंने अपने दोनों हाथों से पकड़ा कि मुझे पता चलता था कि मेरे दिमाग कुछ निकलने लगा है। नहीं तो आपको आवाज़ें वगैरह आती हैं, कोई सुनाई देता है आवाज़ें, या कोई स्मेल आती है, या कोई आवाज़ें आती हैं, या कोई चीज़ें नज़र आती हैं? ऐसे कानों में ना ऐसे जैसे कुछ बजना शुरू हो जाता है, ऐसे होता नहीं। अच्छा। और मेरा दिमाग एकदम से पता चलता हल गया नहीं, अंदर से कुछ हिलता है दिमाग, जैसे सर में कुछ चीज हिल रही है। नहीं, कानों में आपको क्या चक्कर भी आते हैं या कानों में घंटियां सी बजती हैं? कानों में घंटियां सी बजती है, पर मेरा दिमाग जो है ना, जैसे दिमाग ऐसे पता चलता जैसे घूम गया, नहीं कि कंट्रोल नहीं मैं अपने वो दिमाग को कर सकती। अच्छा। मुझे आपसे जोर से दबाना पड़ता सर को, या पास से हाथ रख के। आप जो बहन फरमा रही हैं, मेरे ख्याल में आपके डॉक्टर को देखना चाहिए कि आपको कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है। और डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपके कानों में घंटियां तो नहीं बजती, तो उसके लिए कान के डॉक्टर भी देखकर आपको मशवरा दे सकते हैं। अगर आपका जीपी और कान का डॉक्टर मुतमिन है कि कोई भी जिस्मानी तकलीफ़ नहीं, तो काफ़ी मुमकिन है कि आपको शायद हल्की सी एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो। तो उसके लिए डॉक्टर आपको मुकम्मल असेसमेंट देकर भी कोई। तो मुझे कहा था, मैं गई थी तो वो कहता था कान तो ठीक है आपके। अच्छा। कहता तो कानों में कुछ नहीं है, पर पता नहीं कहता था क्या हुआ। तो मुझे 2-3 बार फिर भी हो चुका, पर मैं गई नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब तो कहते थे बस कुछ नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? तो मैं नहीं मिसेज अली, आपको कोई जहनी बीमारी, डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई ऐसी दवाई तो नहीं खा रही हैं किसी जहनी बीमारी के लिए आप? कुछ भी नहीं खा रही। मुझे वो एलर्जी का प्रॉब्लम है, वो कभी हो तो एक टैबलेट में लेती हूँ। आपकी उम्र कितनी है मिसेज अली? उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो मेरी 59 है, इसलिए मुझे डर लग रहा है आपके। नहीं, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। ये प्रोग्राम मिस्टर अली हम आपको तफसील से जवाब दे देते हैं। शुक्रिया आपका कॉल का बहुत बहुत। ठीक, थैंक यू जी। आपको कोई घबराने की, डरने की बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद आपको जहनी कोई बीमारी है, क्योंकि कोई आज हम बात कर रहे हैं मिसेज अली, मिस अली, आज हम बात कर रहे हैं जहनी बीमारी, मेंटल इलनेस के ऊपर। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट बीमारी होती है। कानों की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बीमारी होती है कानों की बीमारी जिसको टिनिटस कहते हैं, उसके अंदर ये अक्सर ऐसी बीमारी होती है कानों की जिसमें आपको जो है वो घंटियां बजती हैं। चूँकि आपको कोई जहनी आवाज़ें नहीं आ रही हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं नहीं समझता कि कोई आपको जहनी बीमारी है, ये मेंटल इलनेस है। तो इसमें मिसेस अली आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने डॉक्टर से, जीपी से बात करके आप ENT स्पेशलिस्ट, जो कानों के स्पेशलिस्ट हैं, उनको रेफ़र करवाएँ। ये बड़ी कॉमन बीमारी है, जो जनरल प्रैक्टिस में मैं अक्सर पेशेंट्स को देखा है। टिनिटस जो कानों के इंटरनल, जो अंदरूनी कान का हिस्सा है, उसके अंदर कुछ ख़राबी होती है जिसकी वजह से कानों में घंटियां या सीटियां बजने की आवाज़ आती है। तो आप परेशान ना हो, कोई परेशानी की बात नहीं। अपने डॉक्टर से बात करके ENT कान के स्पेशलिस्ट को रेफ़र करवाएं। वो आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट करके और आपको इसके लिए एक दवा तजवीज़ करेंगे। और मेरे पास भी इस तरह के कई पेशेंट हैं जिनको वो दवा देते हैं, तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप ऑन लाइव हैं। अगर बात कॉलर हैं मौजूद तो कंटिन्यू बात कीजिए हमसे। अच्छा, मेरा ख्याल है आवाज़ नहीं आ रही है, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं अपनी जहनी बीमारियों इसके ऊपर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन, कहाँ से बोल रही हैं? जी, हिदायत टीवी से बात करनी थी। जी, आप लाइव हैं हिदायत टीवी पर, आप सवाल कीजिए। हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए। हमें सुनाई नहीं दे रहा है आपके टीवी के वॉल्यूम की वजह से। हेलो, आप सिस्टर, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी, ये बात करनी थी कि मेरी बच्ची है जिसकी उम्र 16 साल है। अचानक पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अब जो है उसका बिहेवियर, जैसे तेज हवा चलेगी तो वो उससे डर रही है, परेशान हो जाती है, और इस तरीके से वो बिहेव करती है, रोना पीटना कि ये हवा क्यों चल रही है, इसे रोकें, इसे बंद करें, तो इससे मैं परेशान हो जाती हूँ। सिस्टर, आप अगर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, पीछे आवाज़, अजान की आवाज़ें आ रही हैं, हमें सुनाई नहीं दे रही हैं आपकी बात। जी, टीवी का वॉल्यूम बंद है हमारा। अजान की आवाज़ें आ रही हैं हमारे आपके स्पीकर से। अच्छा, आप मस्जिद में अजान हो रही है ना हमारी। अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं पाकिस्तान से। जी, अच्छा, ठीक है सिस्टर। आप
तो आपकी बच्ची को डॉक्टर साहब आप पूछना चाहेंगे इनसे? पाकिस्तान में आप कहाँ से बोल रही हैं? जी पाकिस्तान में मैं लाड़काना से बोल रही हूँ। अच्छा, लाड़काना से। मिसेस काजमी। मिसेस काजमी लाड़काना से बोल रही हैं। तो लाड़काना में एक डॉक्टर बदर जुनेजो हैं, वो वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट हैं, उनको मैं जानता हूँ। आपने कहा कि आपकी 16 साल की बच्ची है, जो 16 साल की बच्ची जो है उसको परेशान हो जाती है, और आपने कहा कि हाँ ये तेज हवाएं चलती है ना, इससे परेशान होने लगी है, पहले नॉर्मल थी। अच्छा, मतलब बिल्कुल क्या कहती क्या है बच्ची? अब परेशान होकर कहेगी हवा को रोकें और इससे मुझे डर लग रहा है, रोने लग जाती है। क्या समझती है कि हवा से क्या होगा, क्या होता है उसको? वो बस इसके ध्यान में ये हो गया है कि हवा से कोई तबाही हो जाएगी। तहाँ सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियो? नहीं मैं उर्दू बोल रही अच्छा, हूँ, मैं सिंधी नहीं बोल। सही नहीं, क्योंकि आपने कहा लाड़काने से बोल रही हैं इसलिए मैंने पूछा। अगर ठीक है, आपने कहा कि ये समझती है कि कुछ हो जाएगा, क्या समझती है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं मैं तो उसको मैं समझ ही नहीं पाई, अभी तक मैंने किसी को दिखाया नहीं। आपसे बच्ची क्या कहती है, बच्ची क्या कहती है कि क्या हो जाएगा उसे? तो नहीं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब बच्ची के ऊपर ये इस तरह की कैफियत होती है कि टोर्नेडो आएंगे, परेशान हो जाएगी तेज हवा से। नहीं ये तो नहीं कहती आपसे कि जब उसे डर लगता है हवा से कि हवा से तबाही होगी, तो ऐसा तो नहीं होता उसे कि कोई आने वाला है, कोई मारेगा, या कोई नजर आ रहा हो, या कोई आवाजें आ रही हो, या उसकी कोई ऐसा लगता हो कि आवाजें वगैरह तो कुछ नहीं आती। और ऐसा भी नहीं उसको होता कि जैसे कोई कमरे के अंदर आ गया है, कुछ मारेगा उसको या कुछ कहेगा, ऐसा तो नहीं फील होता उसको? नहीं ऐसा भी नहीं। आप घर में आप कहें तो मैं उससे बात करा दूं? नहीं, बच्ची क्या कहती है कि उस वक्त उसको महसूस क्या होता है जब आप देखती हैं, तो क्या परेशान लगती है? नहीं बस यही कहती, बात कर लो। हेलो हेलो बेटा। हेलो जी आप बताएं, आपकी वालदा बता रही थी कि आपको कोई हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी आप बताएं कि क्या आपको बेटा फील क्या होता है? जब अम्मी आपकी बता रही थी कि जब आपको हवाएं चलती है तो क्या फील होता है, जरा बताएं तो सही कि एग्जैक्टली क्या फील होता है, और कोई चीज नजर आती है? वो जो हवा से टॉर्नेडोज आते हैं ना, वो आ जाएंगे जैसे कि अमेरिका वगैरह में आते हैं। अच्छा, सही। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा हल्का सा कोई परेशानी, कोई बड़ी ज़्यादा मेंटल इलनेस नहीं है जिसके लिए परेशान हो, लेकिन इसकी वजह से आपके ज़ाहिर के फंक्शनिंग के ऊपर असर हो सकता है कि आप किस तरह से माशरे में ज़िंदगी को गुजारें। खौफ बैठ गया। हाँ, खौफ बैठ गया आपको। उसके लिए आप लोकल साइकियाट्रिस्ट को वहाँ दिखाएं, तो लोकल साइकियाट्रिस्ट मुख्तलिफ, इसके लिए दवाई की शायद ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी साइकोलॉजिकल थेरेपी की ज़रूरत है, जिस तरह से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। बेसिकली जो भी असेसर है उनको असेस करना पड़ेगा आपको, और समझना पड़ेगा कि ये जो आपकी परेशानियां हैं इसकी वजह से आप क्या महसूस करती हैं, और उसके रद्द अमल में आप क्या करती हैं, और इसकी वजह से आप में जिस्मानी क्या तब्दीलियाँ महसूस होती हैं। तो एक तरह से वो आपके साथ बैठकर एक यानी कि डायग्राम बनाएगा, और फिर आप ही के साथ मिलकर आप आइडेंटिफाई करेंगी ये मसला क्या है, और उस मसले को आप खुद ही हल निकालेंगी, लेकिन थेरेपिस्ट आपकी मदद करेगा किस तरह से आप ये काम करें। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? रमजान। सॉरी आप थोड़ा जोर से बोलिए भाई, आवाज़ नहीं आपकी ठीक से आ रही। Manchester. व्हाट्स योर नेम? सॉरी ब्रदर। Manchester. Yeah, Manchester is called Okay. Manchester. What's your Listen, question? you know when you talking about mental insanity, you know what it comes with? A person talking in your ear, yeah? A person playing photos, a person causing pains to you, a person where you're sitting in, it's called depression, and it's called mental insane, other things. I'll tell you that mental insane. What's your question, brother? What's your question? Do you have any question from us? They're playing the game. Thank you very much for your call, brother. Thank you very much. So if you don't have any question, I'm very sorry. So sister, जो आपकी कॉल लाड़काना से बहन आप कर रही थी, डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया कि हो सकता है बच्ची ने टीवी पर न्यूज़ वगैरह देखी हो CNN पे, और उसकी वजह से उसके जहन में जो है ये खौफ बैठ गया।
कोई न्यूज़ देखी हो या कोई ऐसा चीज़ है, या अक्सर बच्चों में जो यंग बच्चे होते हैं उनमें ये खौफ बैठ जाता है किसी कैफियत की वजह से, या कोई उनकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कोई उसने खौफनाक मूवी देख ली है या कोई इस तरह से चीज़ें देख ली हैं, तो बच्चों पे अक्सर, चूँकि बच्चे यंग होते हैं तो उन पे जहन पे ये खौफ बैठ जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी बच्ची को कोई ऐसी जहनी बीमारी नहीं है, लेकिन आप बेहतर ये है कि वहाँ जो आपके लोकल साइकियाट्रिस्ट हैं उनको दिखा लें ताकि उसको रूल आउट कर लें। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। मैं समझता हूँ कि आपकी बच्ची पे जो है खौफ बैठ गया है, और बच्चे अगर डर जाते हैं तो वो जहन से खौफ निकलना खासा मुश्किल होता है, जिसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या स्पेशलिस्ट जो बोलने वाले होते हैं उनको तरीक़ेकार ऐसी बातें करके सिखाते हैं कि वो जहन से खौफ निकल जाए। तो वो चीज़ आप करवाएं और घबराएं ना इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? Well, I'm telling you, when you knocked me off the line because you're scared of your people watching on TV and all the way around the world. No, it's not, brother. The problem, we are here. If you have any question, we are quite happy to answer your question. If you don't, because we have a very little time for this program. This program is for the health awareness. We not scared to anyone. This program, we try our best to help our people. If they have any question related to mental illness, we cannot speak to someone who actually have no question. I'm very sorry, brother. We wouldn't be able to. If you have no question, then we can't continue because we have very limited time. This is a live program. Thank you. डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर। अच्छा, सिम्टम्स के ऊपर आपने आराम काफ़ी तफसील से बात की थी। अब आगे हम चलेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आम लोगों को, जो हमारी पब्लिक है, उनको किस तरह से ये पता चले, वो कैसे रिकग्नाइज़ करें? जैसे फैमिली के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं कि जिससे अगर उनकी फैमिली में रिश्तेदार को किसी को जहनी बीमारी है, शिज़ोफ्रेनिया के अलामात हैं, तो वो कैसे उनको पहचानें, और अगर पहचानने के बाद वो कैसे, कहाँ उनको लेकर जाएं और क्या हेल्प करें? ये बहुत इम्पोर्टेंट। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर अब्बास। मेंटल इलनेस जो है वो अक्सर मरीज़ से पहले उसके रिश्तेदार या दोस्तों को पता चलता है कि इस भाई में, इस बहन में, इस दोस्त में कोई तब्दीली आई है। और तब्दीली अक्सर आपके बिहेवियर से आती है कि जो आपका बिहेवियर है, इंटरेक्शन है लोगों के साथ, किस तरह से है। इसमें किसी भाई ने जिक्र किया था कि भाई परेशान हो जाता है, जैसे आपने भी कहा था कि एक आदमी रात को खड़ा होकर खिड़कियां खोलकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें लेता है, तो एंग्जाइटी की वजह से जिस्मानी सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से वो शख्स डॉक्टर के पास अक्सर ज़्यादा जाता है, जीपीस के पास। आपने देखा होगा कि उनकी अटेंडेंस बहुत बढ़ जाती है, उनकी नींद के ऊपर असर पड़ता है, उनके मूड के ऊपर असर पड़ता है, उनके रोज़मर्रा के काम जो हैं उनके ऊपर असर पड़ता है कि उनमें वो जिस्मानी तौर पे वो ताकत नहीं होती, या वो मोटिवेशन नहीं होती उन लोगों में कि वो काम उस तरह से कर सकें। वो काम के टारगेट्स जो हैं अपने, यानी कि उनको मीट नहीं कर सकते। उनमें डर बैठ जाता है, जिस तरह से इस बच्ची ने कहा कि इसमें डर हो जाता है कि भाई क्या कहते हैं, खौफ हो जाता है। कुछ लोगों में क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस तरह से आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनमें ये शक हो जाता है कि लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, या कभी कभी ये उसकी वजह से उनमें ऐसे भी ख्याल आते हैं कि अगला आदमी मेरे ख़िलाफ़ है, तो उनको यानी कि कोई तकलीफ़ भी पहुंचा सकते हैं। और कभी कभी इतना यानी कि उनके जहन पे और जिस्म पे बोझ पड़ जाता है, वो समझते हैं कि ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, इसलिए क्या कहते हैं वो उदासी की बातें करते हैं, उनमें से होप ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, एक कॉलर है, कॉल लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे आपकी बात को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नहीं बोल रहे हैं तो चले। अच्छा डॉक्टर साहब, कंटिन्यू। सॉरी आपको इंटरप्ट किया, मैं समझा था कॉलर आ चुके थे, तो इसलिए उनको मैं ले लूँ। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ताकि कॉलर्स को, जितनी जो लोग परेशान हैं उनकी कॉल लें और उनको। अच्छा, बात हो रही थी डॉक्टर साहब के किस तरह से फैमिली जो है वो उसको रिकग्नाइज़ करें। तो आपने बड़ा अच्छा कहा कि चूँकि अक्सर मैंने भी देखा है जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स होते हैं, चूँकि वो तो जहनी मरीज़ खुद होते हैं, वो तो खुद से अक्सर अपने सिम्टम्स को नहीं बयान कर पाते। तो फैमिली जो है अनयूजुअल सिम्टम्स, अगर जैसे आपने कहा कि नोटिस करें, अगर वो डिप्रेस हैं, उनके बिहेवियर में कोई तब्दीली आ गई है, अगर वो अपने आप को सोशली विड्रॉल कर लिया है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो उनकी जो डेली की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी उससे हट करके अगर कम्प्लीटली उनके बिहेवियर्स में, उनके लाइफ ज़िंदगी में, रोज़ाना की मामूल में अगर तब्दीली आ गई है, तो फैमिलीज़ का ये फ़र्ज़ है कि फ़ौरी तौर पे वो उसको ध्यान दें और अपने डॉक्टर्स के पास लेके जाएं। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब कि हम अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर दोबारा आ गए। हेलो,
बात करनी है डॉक्टर साहब से। जी जी, बात कीजिए। कौन सिस्टर, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं? मैं मिसेस पटेल बोल रही हूँ। जी मिसेस पटेल, कहाँ से बात कर रही हैं? ब्लैकबर्न से। जी जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मुझे अब तकरीबन 2-3 माह हुए, रात को बिल्कुल नींद नहीं आती, मेरा जी बहुत घबराता है, मेरी चेस्ट में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। वैसे भी मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन तो है ही, लेकिन वो टैबलेट भी अभी मैं नहीं लेती, क्योंकि मुझे अभी वो टैबलेट भी काफी ली है, तब मुझे डर लगता है कि और टैबलेट लेने से कोई दूसरा कुछ ना फटक पैदा हो अंदर से। जी जी। तो मैं पता नहीं, वो मेरे बाल भी इतने गिर रहे हैं और अजीब अजीब सा मुझे ख्याल आते हैं। जी जी जी। अच्छा ये बताएं मिसेस पटेल, मैं आपसे ये हो रहा था कि अभी पता नहीं मैं कुछ करके बस मैं सुसाइड कर लूं, ऐसा हो गया था। जी जी जी। तो अभी इसके लिए आप क्या मुझे राय दे सकते हैं? डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? मिसेस पटेल, आपने फरमाया कि आप किसी दवाई के ऊपर थी, जो दवाई आपने बंद कर ली है। बराए करम क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि वो कौन सी दवाई थी जो आपने बंद की है? वो नहीं जो डिप्रेशन की होती है, समथिंग सी पर से नाम है। सेप्रामिल। हाँ सेप्रामिल। अच्छा। वो 20, पहले तो 20 थी, फिर 40 हुई, फिर दोबारा 20 पे चली गई जी है। जी। अब जाहिर है कि ये दवाई आपने बंद की और आपने महसूस किया है कि आपके डिप्रेशन के अलामात जो हैं वो वापस आए हैं और आपकी नींद के ऊपर भी असर पड़ा है, और यहाँ तक कि आप ये महसूस करने लगी हैं कि शायद इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप अपने डॉक्टर के साथ रब्ता कायम करें, और हो सकता है कि आपको इस दवाई की वापस से ज़रूरत हो, या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर इसकी जगह के ऊपर कोई और दवाई यानी कि आपको दें। और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप लोकली, अगर जीपी के पास नहीं जा सकती और आपके ये ख्यालात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप अपने लोकल साइकियाट्रिक सर्विसेज जो है ना, होम ट्रीटमेंट टीम है, उनको भी फ़ोन करके बता सकते। ये जी घबराने वाला काम तो अभी 2 माह से ही मुझे हो रहा है। जी घबराने का जो है ना एक ये सिम्टम है जो बहुत ही आम है डिप्रेशन में। इंसान को जी बहुत घबराता है और उसकी वजह से दिल तेज़ तेज़ से धड़कने लगता है। तो अक्सर लोग इसको समझते हैं कि शायद ये कोई जिस्मानी बीमारी है, लेकिन चूंकि जिस्मानी बीमारी की वजह से इंसान फ़ौरन तकलीफ़ में आ सकता है और उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, इसलिए ये लाजमी है कि ये तय किया जाए, वो डॉक्टर ही तय करेगा। बहुत आता है मुझे, रोना भी बहुत आता है। जी जी, मैं समझ गया। तो ये लाजमी है कि आपका डॉक्टर इस बात को तय करे कि ये जिस्मानी तकलीफ़ नहीं है, और वो आपकी दवाई को रिव्यू करे, और ज़रूरी है तो आपको लोकल साइकियाट्रिक सर्विसेज को रेफ़र करे। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि आप समझती हैं कि आप ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप अपने लोकल इमरजेंसी में जो साइकियाट्रिक सर्विसेज हैं, जिनको होम ट्रीटमेंट टीम कहा जाता है, उनसे रब्ता कायम करें। शुक्रिया मिस्टर पटेल आपकी कॉल का। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको तफसील से बताया, पहली बात तो ये कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके डिप्रेशन की गोली दोबारा उनसे बात करें, डिप्रेशन की गोली दें, और अगर आपके प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो आपको रेफ़र करेंगे लोकल साइकियाट्रिस्ट टीम को। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको मेनली डिप्रेशन ही है, और डिप्रेशन चूँकि दवा बंद करने की वजह से आपका डिप्रेशन बढ़ गया है, तो उसमें यह है कि आप अपने डॉक्टर से दोबारा रब्ता करके उसको रेफ़र कराएँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि इसकी ये ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब के आएंगे इसके ऊपर के इसका इलाज क्या है, जो जहनी बीमारी, जो मेनली जो शिज़ोफ्रेनिया है, ये मेंटल इलनेस है, इसका क्या इलाज क्या है डॉक्टर साहब? हमारे पास आखिरी 5 मिनट कॉल्स के टाइम बचा है प्रोग्राम का, तो उसमें यह है कि आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। अगर किसी को ये तशख़ीस किया गया है कि उस शख्स को, इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। उसका इलाज दवाई से भी होता है, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से भी होता है, फैमिली थेरेपी से भी होता है, और उसके एनवायरनमेंट में तब्दीली लाने से भी हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया जिस तरह से आपने कहा कि ख़तरनाक बीमारी नहीं, लेकिन हालांकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी हो भी सकती है। जी। और इसके लिए लाजमी ये है कि आप ये तय करें कि ये बीमारी का इलाज दवाई से होगा, या दवाई के साथ साथ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के साथ होगा, या उसके साथ फैमिली, क्योंकि ये स्टडीज़ कोई 1973 में 1973 में एक बहुत बड़ा पायलट स्टडी हुआ था जो दुनिया के 9 मुल्कों में हुआ था, और इंडिया, भारत भी उस क्या कहते हैं कि स्टडी में शामिल था। उसमें ये पता चला कि जो हमारे बैकग्राउंड के लोग आते हैं, जो फैमिलीज़ में रहते हैं,
क्योंकि फैमिली उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करती है, वो समझती है कि उनको कोई बीमारी नहीं, माँ बहुत ज़्यादा ख्याल करने लगती है, उनके हर चीज़ में दखल अंदाज़ी दी जाती। तो ये दखल अंदाज़ी देना काम में, या बहुत ज़्यादा उनका काम करना, या उनको बहुत ज़्यादा प्यार करना हट करके नॉर्मल प्यार करने से, तो वो भी असरअंदाज हो सकता है। लेकिन एंटीसाइकोटिक बीमारी यानी कि दवाइयाँ हैं, उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, ज़ाहिर है कि लेकिन वो जनरली एंटीसाइकोटिक कहलाई जाती हैं। और एंटीसाइकोटिक के अलावा कभी कभी एंटी डिप्रेशन भी साथ साथ या मूड स्टेबलाइजर भी साथ में दी जाती हैं। और बहुत ही रेयर कंडीशंस में ECT जो इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी है, जिसमें क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, वो भी यानी कि इसमें बहुत ही कारामद दवाई के तौर पर, कारामद इलाज के तौर पर साबित हो सकता है। लेकिन वो ख़ास तौर पर कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया या एक्साइटेड स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया विद प्रीडोमिनेंट इफेक्टिव सिम्टम्स, उनमें ये कारामद होगा। लेकिन आमतौर पर ये दवाई के साथ, एंटीसाइकोटिक सिम्टम्स के साथ। लेकिन इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, फैमिली थेरेपीज़ और ओवरऑल स्ट्रेस जो है ना मैनेजमेंट के, आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लाएँ। एक शख्स कह रहा था पहले कि 25 साल से मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अब उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, और क्या चीज़ें, कौन से वो फैक्टर्स है जो क्या कहते हैं मेंटेन रख रहे हैं इस बीमारी को। क्या स्ट्रेस है, क्या नशा है, या क्या दूसरी जिस्मानी बीमारी है, या कोई दूसरी दवाइयाँ हैं जो खा रहा है जिसकी वजह से वो चीज़ें बरकरार रह रही हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारा इसी के साथ प्रोग्राम का जो है वो टाइम ख़त्म हो रहा है। एक सवाल आखिरी में जल्दी से आपसे पूछ के और फिर प्रोग्राम को समाप्त करूं। डॉक्टर साहब, मैंने कम्युनिटी में अक्सर ये देखा है कि हमारे जो है कम्युनिटी में, ख़ासतौर से पाकिस्तानियों या मुसलमानों में, ये जिन का कंसेप्ट जो है अक्सर मेरा एक्सपीरियंस है कि चंद मेरे पेशेंट थे जिनको मैंने इसी तरह के मैंने सोचा कि डायग्नोसिस किया, उनको मेंटल इलनेस थी। तो ये कम्युनिटी की अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा मुझे हमारे कम्युनिटी के लिए मैसेज दें कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें मेंटल इलनेस को जिन से, अलामात से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताने ही वाला था पहले कि अक्सर हमारे लोग जिन की वजह से यह समझते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं, लेकिन जिस तरह मैं आपको अलामात का बता रहा था, जब आपको महसूस हो कि ये इंसान अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटकर उसका रवैया हो गया है, भले वो जिन ही क्यों ना हो, लेकिन उसको उस वक्त मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है उस वक्त। यानी कि मैं क्योंकि बेहैसियत मुसलमान में इस बात से इनकार नहीं करा कि जिन का वजूद है, लेकिन हमें यानी कि एज अ कॉमन सेंस डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन जो है ना वो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर असर शायद नहीं डालता, लेकिन जो दिमागी बीमारी है, भले आप ये समझें कि क्या जिन है, लेकिन वो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी जो शख्सियत है उसको बिल्कुल तब्दील कर देता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। हम बहुत मशहूर हैं कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने इंतहाई मुफीद मालूमात जो है हमारे नाज़रीन के लिए दी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जैसे आपने देखा कि बेशुमार लोग हैं वहाँ पर जिनको इस हेल्प की अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो हम आपसे इंशाल्लाह फ्यूचर में रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा आप थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम बनाएं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया नाज़रीन, मैं आपको जो है थोड़ा सा समराइज़ आज के प्रोग्राम का करके और आपसे इजाज़त लूँगा। हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज हम बात कर रहे थे ज़हनी बीमारियाँ या मेंटल इलनेस के ऊपर, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि 1 घंटे के अंदर इसको कवर करना तो खासा मुश्किल है। जैसे कि आपने देखा कि बेशुमार कॉलर आए और उन्होंने अपने मसाइल के बारे में हमसे बात की। जैसा आपको मालूम है नाज़रीन कि हमारा प्रोग्राम हेल्थ अवेयरनेस के लिए होता है। यहाँ आपको पूरी गाइडेंस या ट्रीटमेंट तो हम नहीं बता सकते, इसके लिए तो आपको अपने डॉक्टर ही से रब्ता करना होता है। ये एक हेल्थ अवेयरनेस के लिए। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैं इसको समराइज़ करके और आपसे इजाज़त लूँगा। जहनी बीमारी डॉक्टर साहब ने कहा था कि बहुत ही ज़्यादा कामन, जैसे मैंने कहा था कि तकरीबन 100 में से हर एक आदमी को जहनी बीमारी या शिज़ोफ्रेनिया ख़ासतौर से मेंटल इलनेस होती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जहनी बीमारी इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकती है अगर आपकी फैमिली में किसी बच्चे को, बेटे को, ख़ानदान में किसी रिश्तेदार को आपने ये नोटिस किया कि वो अनयूजुअल उसका बिहेवियर हो गया है, जो उसका रोज़ाना का मामूल था उससे हट के कुछ हरकतें कर रहा है, अपने आप को सोशल विड्रॉल कर लिया है, लोगों से मिलना जुलना कर दिया, ख़त्म कर दिया है, या बहुत ज़्यादा उसको खौफ आ रहा है, या वो आपसे ये कहता है कि जी मुझे कोई लोग आ रहे हैं मेरे कमरे में, मुझे नज़र आ रहे हैं, या वो ये आपसे कहता है कि जी मुझे आवाज़ें आ रही हैं, और ये अगर वो इस तरह की बात करता है कि जी मुझे यहाँ स्मेल आ रही है और आपको वो स्मेल नहीं आती फैमिली किसी और लोग को, तो ये ऐसी बड़ी अलामात हैं जो कि हो सकता है कि आपका वो अजीज़ इस जहनी बीमारी में मुब्तला हो। तो
तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर इस तरह की कोई भी अलामात हों तो आप उस पेशेंट को फौरी तौर पे अपने जीपी के पास लेकर जाएं। जीपी उसकी प्रॉपर मेंटल असेसमेंट करके उसको जो है जहनी डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को रेफ़र करेगा और उसकी असेसमेंट की हेल्प, बेशुमार हेल्प अवेलेबल है। हमारे यहाँ इंग्लैंड में हम रहते हैं, तो यहाँ मेंटल हेल्थ का बहुत ही कम्पैक्ट सिस्टम है, बहुत ही जो है वो सिस्टम्स हैं। उसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसकी दवाइयाँ भी मौजूद हैं, इसके लिए बेशुमार कॉग्निटिव थेरापी, और डिपेंड करता है कि क्या इलाज बीमारी है और किस तरह से डायग्नोज हुई है, वो स्पेशलिस्ट ही आपको जो है वो डायग्नोज करके उसका जो है इलाज तरीके से बता सकेगा। तो बस यही है मैसेज आपके लिए कि जहनी कोई भी तब्दीली या जहनी बीमारी में आप नोटिस करें अपनी फैमिली में तो प्लीज़ खुदाया इसको इग्नोर ना करें, इसका ज़रूर नोटिस लें, अपने डॉक्टर्स के पास ज़रूर लेकर जाएं। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि कुछ हम मुसलमान हैं, मैं ख़ुद भी मुसलमान डॉक्टर हूँ, डॉक्टर साहब ख़ुद भी मुसलमान हैं, हम डेफिनेटली इस बात को मानते हैं कि जिन्नात का और जिनका जो कंसेप्ट मौजूद है, लेकिन अपने जब तक कि इसका कंसेप्ट मौजूद ना हो अपने डॉक्टर्स को, पेशेंट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दुआ करना, इलाज करना वो करते रहें, लेकिन साथ साथ डॉक्टर की मदद भी ज़रूर लें। दुआ भी करें, कुरान भी पढ़ें, हम खुद उसको पढ़ते हैं, दुआएं मानते हैं, दुआओं से मुकद्दर तब्दील होते हैं, लेकिन प्लीज़ ये मत करें कि आप डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, इग्नोर ना करें। ये जहनी बीमारी ख़तरनाक साबित हो सकती है ख़ुद मरीज़ के लिए या उसकी फैमिली के लिए। कुछ जहनी मरीज़ ऐसे होते हैं जो किसी को जाकर के मार सकते हैं, अपने आप को कत्ल कर सकते हैं। तो प्लीज़ यही आपको नाज़रीन आपके लिए मैसेज है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।